हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो बाहरी संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। आपने इन्हें जगह जगह लगा देखा भी होगा। ये छोटे लेवल पर भी होते हैं और बड़े साइज के भी होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। खास तौर पर हम फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित इसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये क्या काम करता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें हम देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसकी जो परिभाषा होगी जो आपको बोर्ड परीक्षा में लिखनी है, किस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर की आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर ट्रांसफार्मर के प्रकार और ये किस सिद्धांत पर आधारित है ये भी हमें देखना है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्यविधि, यानी कि इसकी वर्किंग प्रोसेस की ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। इसके बाद इसमें कुछ जो ऊर्जा क्षय होता है उसके बारे में भी देखेंगे। और आखिरी में हम इसके उपयोग पढ़ेंगे और ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा और आप इसको हमेशा अच्छे से याद रख पाएंगे। और ट्रांसफार्मर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक के अंतर, यदि आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सभी प्रश्नों के जवाब आप दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है ये केवल अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही प्रयुक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बैटरी के द्वारा जो करंट बनता है उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके विभव को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, जबकि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बढ़ाया या घटाया जाता है। और ये काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर बताइए क्या काम करता है। ये विभव को बढ़ा भी सकता है और विभव को घटा भी सकता है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई, क्यों हमें विभव को घटाना पड़ रहा है या बढ़ाना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी दिक्कत हो जाती थी एसी करंट के साथ कि हमें ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, और वो भी जगह जगह, यानी कि ये छोटे आकार के भी होते हैं और बड़े आकार के भी। तो ऐसा क्यों होता है कि इनको जगह जगह लगाया जाता है, आपने देखा भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने विभव में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या था कि V बराबर W/Q, यानी कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव के बराबर होता है। ये विभव का फॉर्मूला है। अब यदि हम Q का गुणा V में कर दें तो क्या होगा, V इंटू Q बराबर क्या बनेगा, W। अब दोनों को हम टाइम से डिवाइड कर दें, यानी कि यहाँ पे भी /T कर दें और यहाँ पे भी /T कर दें। तो यहाँ पे जो W/T है वो पावर दर्शाता है, यानी कार्य बटे समय। कार्य बटे समय सूत्र होता है शक्ति का, और शक्ति मतलब पावर P। और यहाँ पे बात करें तो V ज्यों का त्यों, और Q/T यानी आवेश बटे समय धारा दिखाता है। तो पावर का एक नया फॉर्मूला बना, P बराबर V इंटू आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सहूलियत के लिए, P बराबर VI। तो ये शक्ति का सूत्र है, पावर का सूत्र है। और ये किसकी शक्ति होगी, ये होगी अल्टरनेटिव करंट की, यानी एसी करंट की। तो एसी करंट की शक्ति कितनी होती है, P बराबर VI। इसका मतलब है जैसे अल्टरनेटिव करंट जो है वो मान लीजिए कि 2000 वाट की है। कितने की है, 2000 वाट की। तो इसका मतलब है जैसे उसका विभव और आई का गुणनफल, मान लीजिए इसका 1000 है, विभव 1000 है, तो धारा कितनी होगी, 2, तभी होगा ना 2000। तो पावर कितनी होगी तब, 2000। अगर विभव 1000 है और धारा कितनी है, 2 है, तब पावर कितनी हो जाएगी, शक्ति कितनी हो जाएगी, 2000। अगर हम विभव को घटाएंगे, देखिए ध्यान से समझना है, अगर हम विभव को घटाएंगे, जैसे विभव हमने 1000 से कितना कर दिया, 500 कर दिया, तो धारा कितनी हो जाएगी, धारा हो जाएगी यहाँ पे 4 एम्पियर। तभी तो मिलके 2000 होगा ना, तभी मिलके क्या होगा, 2000। इस समीकरण से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम विभव को घटाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे, या यहाँ पे देखिए धारा का मान घटाएंगे तो विभव बढ़ जाएगा। यहाँ पे सीधा सा संबंध है कि V इंटू आई कॉन्स्टेंट रहता है। अगर हम विभव का मान देखिए घटाते हैं, 1000 से हमने 500 किया, विभव का मान यदि हम घटाते हैं तो धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
और यदि हम धारा का मान घटाएंगे तो विभव बढ़ेगा। यानी इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा और इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ भी जाएगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन होती है। अब होता क्या है कि जैसे आपने एसी करंट बनाई, यानी कि पावर हाउस में एसी करंट बनी, लेकिन अब उसको भेजना है दूर स्थानों तक। ये देखिए तार लगे हुए हैं खंभों के माध्यम से और छोटे छोटे गांव तक बिजली पहुंचानी है। तो ये लंबे लंबे तार इस तरीके से खींच दिए जाते हैं सभी जगह। अब इसमें होता क्या है कि जैसे पावर हाउस में जो बिजली बनी उसकी पावर कितनी होगी, V इंटू आई। लेकिन अगर आई ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपने जो ऊष्मा होती है उसका फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि ऊष्मा बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर सॉरी। तो यहाँ पे ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। ये जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी किसी तार में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी ऊष्मा। तो ऐसा क्या हम यहाँ पे लगा दें जिससे धारा का मान घट जाएगा, और धारा का मान घटेगा तो विभव अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, V इंटू आई। अगर धारा ज़्यादा प्रवाहित करेंगे तो तार में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तार के चारों तरफ, और ये जो ऊष्मा होगी इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। तो यहाँ पे ये देखा गया कि अगर हम विभव को बढ़ा दें, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2000 वाट जो है वो पावर, यहाँ पे पावर हाउस से बिजली बन रही है कितने की, 2000 वाट की, जो अभी मैंने आपको समझाया है। अगर इसका शुरुआत में विभवांतर मान के चलिए 500 है तो धारा कितनी होगी, 4 एम्पियर। अब यदि हम 4 एम्पियर को कम करना चाहते हैं, क्यों कम करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो एनर्जी हो जो धारा के माध्यम से वेस्ट हो जाए, क्योंकि धारा अगर ज़्यादा होगी तो ऊष्मा होगी उत्पन्न इस तार में, और ऊष्मा जो है ऊष्मा ऊर्जा का जो रूप है वो क्षय हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि तार में से कम धारा प्रवाहित हो ताकि जो एनर्जी है पी भी बराबर V इंटू आई ये दूर दूर स्थानों तक पहुंच सके। तो हम इसके लिए एक प्रबंध करते हैं, हम क्या करते हैं, धारा का मान घटा देते हैं। तो धारा का मान घटाएंगे यानी विभव का मान क्या करना है, बढ़ाना है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि जो विभव है उसको कर देंगे 1000। तो धारा कितनी हो जाएगी, ओनली 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की धारा में कम ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होगी, और जो पावर है उसका कम क्षय होगा, और ये दूर दूर तक पहुंच जाएगी। अब ये विभव को जो बढ़ाया है 500 से 1000, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये यही काम करेगा विभव को बढ़ाने का। अब कहीं हमें विभव को घटाना भी पड़ता है। अब आप कहोगे कि विभव को क्यों घटाना है, क्योंकि विभव को घटाने से धारा का मान बढ़ेगा, तो कभी हमें ऐसा भी तो चाहिए कि धारा हमें अधिक मात्रा में चाहिए। तो उस स्थान पर हम विभव को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भी हमें ट्रांसफार्मर का उपयोग, तो इसलिए हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। तो शॉर्ट में समझ लीजिए ट्रांसफार्मर की हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो विभव को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अभी ये कैसे करता है इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है कि ट्रांसफार्मर की हमें आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, विभव को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। क्योंकि हमें कभी विभव को बढ़ाना होता है धारा का मान कम करने के लिए, ताकि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय ना हो, और दूसरा काम क्या होता है कि कभी हमें विभव को घटाना पड़ता है ताकि धारा का मान बढ़ सके और हम इसका इस्तेमाल कर सकें किसी बल्ब को जलाने में, किसी पंखे को चलाने में। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किस प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये बातें लिख सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो परिभाषा है वो तो आपको याद हो गई होगी। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिख ली। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रांसफार्मर। ये नहीं होता तो हम एसी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, यानी कि अल्टरनेटिव करंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं इसकी संरचना के बारे में, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये संरचना जो है बाहर से देखने में तो कुछ इस तरीके से होता है।
जिसमें ये देख रहे हैं आप ना, ये एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है। इसके अंदर तेल भरा रहता है और जो तेल नेफ्ता ऑयल करके होता है, यानी नेफ्ता तेल होता है, जो केरोसिन का ही एक समकक्ष रूप है। और जैसे जैसे ये समय बीतता है, शुरुआत में ये वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इलेक्ट्रिक करंट के साथ ये जलता रहता है और ये ब्राउन हो जाता है, ठीक है। ये बाहरी संरचना, चूँकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो है, ये संरचना, बाहरी संरचना, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है क्लास 12th में, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। ये यहाँ से जो है टैंक रहता है यहाँ पे, और बाहर से जो है यहाँ से तेल भेजा जाता है इस टैंक के अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पे भर देते हैं और इस माध्यम से यहाँ पे होता है। और इसके अंदर जो होता है, यहाँ पे एक नर्म लोहे का क्रोड होता है जिसमें तांबे के तार लपेटे रहते हैं। यही आपके सिलेबस में है केवल। इसके अंदर एक नर्म लोहे का इस तरीके से क्रोड रहता है जिसमें तांबे के तार यहाँ पे लपेटे रहते हैं और यहाँ पे लपेटे रहते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल से पढ़ना है क्लास 12th में। तो ये जो, लेकिन जो पढ़ना है ये कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। असल में ट्रांसफार्मर की ये बाहरी संरचना है। टैंक के अंदर नर्म लोहे का क्रोड होता है और इसमें ये तांबे के तार लपेटे जाते हैं। तो ये कैसे लपेटे जाते हैं, नर्म लोहे का क्यों होता है, यही हमें क्लास 12th में पढ़ना है। चूँकि इसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब अन्योन प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें होता क्या है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा आ जाती है। इसे ही अन्योन प्रेरण कहते हैं ना, ये तो आपने स्टडी किया हुआ है। तो देखते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना में ये क्या है। अब बाहर ये फैन लगे रहते हैं जो इसको ठंडा करते हैं। तो यहाँ से इनपुट होता है, यानी कि जो एसी अल्टरनेटिव या पावर सप्लाई जो होती है यहाँ पे दी जाती है और यहाँ से तांबे के तार के द्वारा पावर सप्लाई ली जाती है। चूँकि ट्रांसफार्मर के दो प्रकार हैं, अपचाई और उच्चाई, तो ये उनकी संरचना समझने के बाद ही आप प्रकारों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं संरचना, वो भी अंदर की। बाहर से तो ट्रांसफार्मर ऐसा लगता है। तो टैंक के अंदर कुछ इस तरीके का हिस्सा होता है। अब ये जो हिस्सा है ये नर्म लोहे का बना है, पूरा का पूरा नर्म लोहा, यानी कि सॉफ्ट आयरन। ऐसा क्यों इस्तेमाल में किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र बने वो पूरा का पूरा इसी में रहे, तो इसलिए इसे नर्म लोहे का हम बनाते हैं। अब इसमें क्या है, आप ये छोटी छोटी पट्टियाँ देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ठोस इस तरीके का ना होकर बल्कि इस तरीके का होता है। ये पूरा का पूरा ठोस ना होकर कैसा है, ये छोटी छोटी पट्टियों के रूप में है। इसका मतलब ये है कि पहले हमने धातु की छोटी छोटी पट्टियों के इस तरीके के टुकड़े लिए, फिर सबको हमने मिला दिया, तो मिलाने के बाद इस तरीके का हमने ठोस बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि इन छोटी छोटी पट्टियों को इस तरीके से पहले हम मिला देते हैं तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी। और अगर हम इसे 3D में देखेंगे तो वो इस तरीके से ही तो दिखाई देगी। तो ये छोटी छोटी पट्टियाँ बनाई जाती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये छोटी छोटी पट्टियाँ ऐसे क्यों बनाई गई हैं। तो इसका आंसर है कि जब पूरा का पूरा ठोस टुकड़ा होता है तो इसमें से जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो हमने पढ़ा है भंवर धाराओं में, यदि आपने वो वाला टॉपिक बहुत अच्छे से किया है तो आपको मालूम होगा कि जब किसी धातु के टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इस छोटी छोटी पट्टियों को, यानी कि हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में यदि हम उस धातु के टुकड़े को काट लेंगे इसको, तो भंवर धाराएं काफ़ी कम की जा सकती हैं। और आपने भंवर धाराओं के टॉपिक में ये भी पढ़ा है कि भंवर धाराओं को कम तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। तो ये जो हमने यहाँ पे प्रबंधन किया है ये भंवर धाराओं को कम करने के लिए किया है। और साथ में हम क्या करते हैं, एक पट्टी से दूसरी पट्टी को चिपकाते हैं बार्निश की सहायता से। जो आपने बार्निश देखा है तो वो यहाँ पे हम इससे बार्निश की सहायता से चिपकाते हैं। यानी इस पर हमने पहले बार्निश पोत दिया यहाँ पे देखिए, और फिर इसके बाद ये पट्टी इसके ऊपर रख दी। तो बार्निश के पोतने वाली क्रिया को हम लेमिनेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक के बाद एक बार्निश। बार्निश क्या होता है, एक धातु जो कुचालक है और करंट का कुचालक होता है, इसे इंग्लिश में हम बेड कंडक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ से भंवर धाराओं का उत्पन्न होने का चांस ही कम हो जाएगा। तो यहाँ से इसलिए हम इन्हें एक के बाद एक बर्नर्स की सहायता से चिपकाकर
पूरा का पूरा टुकड़ा बना लेते हैं कुछ इस तरीके का। तो ये वाली आकृति ऐसे बनाई जाती है, यानी कि जो क्रोड है वो कैसा कर दिया है, पटलित कर दिया है। तो इसे ही बोलते हैं क्रोड को पटलित कर देना, यानी छोटी छोटी पट्टियों के रूप में कर देना। तो अब ये नर्म लोहे का क्रोड है लेकिन छोटी छोटी पट्टियों में है। फिर आपको आगे जाके पता लगेगा कि आधुनिक तरीके से ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। अभी आप बेसिक से समझिए ताकि पूरा आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। और ये वाला टुकड़ा इस टैंक के अंदर होता है, यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। ठीक है, अब इसमें आगे की प्रोसेस देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें 2 सिरों पर तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इनके लपेटे गए तारों के दोनों सिरे निकाल लिए जाते हैं इस तरीके से। और ये दोनों जो सिरे होते हैं ये पावर सप्लाई से यदि जुड़े हैं तो इन्हें बोलते हैं, ये जो कुंडली है ये चूँकि एक तांबे की तार की कुंडली है इसलिए इसे कहते हैं प्राथमिक कुंडली। और यहाँ से चूँकि ये पावर सप्लाई से जुड़ा है यानी पावर हाउस से एसी करंट इसमें आ रही है तो इसे हम बोलते हैं इनपुट करंट यानी कि निवेशी धारा। और यहाँ पे जो कुंडली बनी हुई है उसे बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। इसके बाद यहाँ पे भी कुंडलियों को लपेटते हैं तांबे के ही तारों को, और इनको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। और यहाँ से हमें धारा जो मिलेगी उसे बोलते हैं निर्गत धारा यानी कि आउटपुट करंट। अब चूँकि इसका कार्य सिद्धांत अन्योन प्रेरण पर आधारित है तो आइए यहीं पर इसको समझ लेते हैं कि ये अन्योन प्रेरण पर कैसे आधारित है। होता क्या है कि यहाँ पे एसी जो है पावर सप्लाई यहाँ पर आती है, तो एसी एक बदलता हुआ करंट है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है क्योंकि समय के साथ इसका विभव बदलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और चूंकि ये बना है नर्म लोहे का, किसका बना है ये, नर्म लोहे का, तो ये जो क्रोड है ये नर्म लोहे का बना है, तो जो भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बाहर नहीं जाएगा, ये इसको नर्म लोहा जो है इसको खींच लेगा क्योंकि ये चुंबक के प्रति एकदम उसके अनुकूल होता है। या हम कह सकते हैं कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है आसपास ये पूरा इधर उधर ना जाकर इसी में चलता है और ऐसे ही सर्किल फॉर्म में चुंबकीय क्षेत्र पूरा का पूरा यहाँ पे आता है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ पे द्वितीयक कुंडली के पास पहुँचता है। अब द्वितीयक कुंडली से जब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आएगा तो द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरेगा, यानी कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बना है यहाँ पे आएगा तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं फैराडे का नियम E बराबर क्या होता है, d∅dt माइनस भी होता है। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, इससे धारा प्रवाहित होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। चूंकि धारा है बदलती हुई इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी बदलता हुआ होगा, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र तो इसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो इसमें भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा क्योंकि फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है, क्योंकि धारा बदल रही है तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स है वो भी समय के साथ बदलेगा। तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि फैराडे के नियम के अनुसार अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इसमें धारा आ जाएगी, यही कहलाता है अन्योन प्रेरण। तो यहाँ पे एक निर्गत धारा प्राप्त होगी। तो संरचना में हम क्या लिखेंगे, देखिए परिभाषा तो हमने लिख ली है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब संरचना में कौन कौन से पार्ट होंगे तो इसको देखते हैं। तो संरचना में पहला पार्ट होता है पटलित क्रोड। तो इसके बारे में आपको लिख देना है कि इसमें नर्म लोहे का यह क्रोड होता है जिसमें तांबे की पतली पतली पत्तियों के एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, जैसा कि अभी हमने समझा है। इसके बाद होता है प्राथमिक कुंडली और साथ में होती है द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में आपको लिखना है कि इसका संबंध एसी से होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से किया जाता है, जबकि द्वितीय कुंडली उसको कहेंगे जहां से हम धारा प्राप्त करते हैं। तो द्वितीय कुंडली में ये लिखना है। प्राथमिक कुंडली में आपको क्या लिखना है कि इसका संबंध
प्रत्यावर्ती स्रोत से होता है, जहाँ से निवेशी धारा यानी धारा का निवेश कराया जाता है यानी इनपुट दिया जाता है। जबकि द्वितीयक कुंडली का संबंध स्रोत प्राप्त होने वाले यानी ग्राही स्रोत से होता है या निर्गत, जहाँ से हम किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को चला सकते हैं। तो हम कहेंगे कि द्वितीयक कुंडली से निर्गत विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है। तो संरचना में आपको केवल 3 ही हिस्से लिखने हैं। पहला पटलित क्रोड यानी कि ये वाला, ये देख चुके हैं आप। प्राथमिक कुंडली यानी कि ये कुंडली, और द्वितीयक कुंडली। तो इसकी संरचना हम इस तरीके से लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला पटलित क्रोड, दूसरा प्राथमिक कुंडली और तीसरा द्वितीयक कुंडली, जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। पटलित क्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। अब सीधा सा ये लिखना है कि पटलित क्रोड में नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर वार्निश द्वारा पृथक किया जाता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, वार्निश को एक के बाद एक चिपका कर पृथक करके इनमें जोड़ दिया जाता है पट्टियों के माध्यम से। इस क्रोड के ओर एक और प्राथमिक कुंडली यानी कि जो क्रोड है इसके एक और प्राथमिक कुंडली और दूसरी ओर द्वितीयक कुंडली लगी होती है। दूसरी ओर द्वितीयक कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली का संबंध प्रत्यावर्ती स्रोत से, ये देखिए ये प्राथमिक कुंडली है, इसका संबंध किससे किया गया है? प्रत्यावर्ती स्रोत से। और जबकि द्वितीयक कुंडली का संबंध ग्राही स्रोत से होता है, यानी कि जहां हमें इसका इस्तेमाल करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि द्वितीयक कुंडली से निर्गत विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है निर्गत विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होता है। और ये कैसे होता है? अन्योन्य प्रेरण के माध्यम से। कि इसमें धारा प्रवाहित करेंगे जिससे इसके चारों ओर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र इससे संबद्ध फ्लक्स के परिवर्तित करेगा, तो इसमें एक धारा उत्पन्न होगी। अन्योन्य प्रेरण तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की संरचना। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हमने देखा कि ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, कि ये प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, और ये हो जाएगी संरचना। अब कार्यविधि में आपको पता चलेगा कि ये कैसे बढ़ा देता है और कैसे घटा देता है किसी प्रत्यावर्ती विभवांतर को। अब हम देख रहे हैं कि विभवांतर कैसे बढ़ा या घटा देता है ये ट्रांसफार्मर। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आ रही है और यहाँ पर फेरों की संख्या कम है और यहाँ पे फेरों की संख्या ज़्यादा है। तो एसी की जो पावर होती है वो क्या होती है? P बराबर V इंटू आई। तो अगर कम फेरे होंगे यानी कम तार लगाए होंगे तो धारा कम प्रवाहित होगी, और जब धारा कम प्रवाहित होगी तो विभव अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि हमने देखा कि P बराबर होता है V इंटू आई। अभी अभी हमने देखा कि P बराबर V इंटू आई होता है। अगर इसका मान बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, यानी कि दोनों में से किसी एक को बढ़ाने पर एक अपने आप ही घट जाता है, और एक को घटाओगे दूसरा अपने आप ही बढ़ जाता है। तो देखिए, अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, यदि तारों जो है लपेटे गए तार कम हैं, तो कम धारा प्रवाहित होगी, और अगर तार ज़्यादा लपेटे गए हैं तो उसमें एम्पियर का मान ज़्यादा बनेगा, धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे कम तार लपेटे गए हैं, इसका मतलब क्या है? अगर कम तार लपेटे गए हैं तो धारा का मान कैसा है? कम है। जब धारा का मान कम है तो विभव क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पे विभव अधिक हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रखेंगे तो विभव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ये देखिए 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर यहाँ पे बनाए गए हैं। इसमें क्या है, प्राथमिक कुंडली जो है जिसका संबंध एसी वोल्टेज से होता है उसे ही हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे। और प्राथमिक कुंडली में बताइए कितने फेरे हैं? 2 ही फेरे हैं। इसका मतलब कम है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, और फेरे कम है तो करंट भी कम होगी, और जब करंट कम होगी तो विभव बढ़ जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? ये ट्रांसफार्मर जो है विभव बढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है। किसकी तुलना में? द्वितीयक कुंडली की तुलना में। क्योंकि द्वितीयक कुंडली में आप देखिए इतने सारे फेरे हैं, जबकि प्राथमिक कुंडली, तो ट्रांसफार्मर में ये क्या कर रहा है? ये वाला ट्रांसफार्मर विभव को बढ़ा रहा है, क्योंकि फेरों की संख्या कम है प्राथमिक कुंडली में। तो एसी जो करंट आएगी वो कम ही फेरों में चलेगी, तो धारा का मान कम होगा, तो विभव अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि V इंटू आई कॉन्स्टेंट होगा। तो धारा का मान कम है क्योंकि फेरों की संख्या कम है, इसलिए विभव क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये विभव बढ़ा रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर।
जबकि दूसरे केस में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे धारा का मान एकदम ज़्यादा है, क्योंकि फेरों की संख्या ज़्यादा है। फेरों की संख्या ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें करंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहेगी, तो ज़्यादा का धारा का जो मान है वो कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो विभव अपने आप क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे विभव क्या हो रहा है, यहाँ पे विभव जो है वो घट रहा है। और जब विभव घट रहा है तो इसे बोलेंगे अपचायी ट्रांसफार्मर। तो दोनों की दोनों डेफिनेशन जो है या ट्रांसफार्मर के जो दोनों प्रकार हैं वो विभव पर ही निर्भर हैं। अगर विभव ट्रांसफार्मर बढ़ा रहा है, अगर ट्रांसफार्मर विभव बढ़ा रहा है तो उसे कहेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर, उच्च कर रहा है। और अगर ट्रांसफार्मर विभव घटा रहा है तो बोलेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। और विभव कब बढ़ाएगा, जब धारा कम होगी। इसलिए प्राथमिक कुंडली में फेरे द्वितीयक की अपेक्षा कम होने चाहिए। जबकि अगर अपचाई ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कैसी होती है, ज़्यादा होती है। किसकी अपेक्षा, द्वितीयक कुंडली की अपेक्षा। तो आप ट्रांसफार्मर के जो प्रकार हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम में। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर में आपको लिखना है कि यह विभव का मान बढ़ाता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक की अपेक्षा फेरों की संख्या कम होती है, जैसा कि हमने समझा है। अपचाई ट्रांसफार्मर में आप लिखेंगे कि यह विभव का मान क्या कर देता है, घटा देता है। और इसमें प्राथमिक कुंडली जो होती है, जो शुरू में लगी होती है, द्वितीयक कुंडली की अपेक्षा फेरों की संख्या अधिक होती है, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो अभी तक हम समझ चुके हैं ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। इसके बाद ट्रांसफार्मर की जो संरचना है उसके बारे में हमने देखा और इसको अच्छे से समझा भी है। और इसके बाद हमने अंत में जो देखा है वो है ट्रांसफार्मर के प्रकार, तो इनको भी हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कार्यविधि यानी कि वर्किंग प्रोसेस की, कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर में काम होता है। सिद्धांत तो हम देख ही चुके हैं कि यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन कार्यविधि देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो हम इसके लिए एक ट्रांसफार्मर ले लेंगे, कोई भी ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, चाहे आप उच्चाई ट्रांसफार्मर ले लें या अपचाई ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर। तो चलिए उदाहरण के लिए मैं कोई भी ट्रांसफार्मर ले लूँगा। तो ये ट्रांसफार्मर है। अब इसमें होता क्या है कि ये देखिए, ये प्राथमिक कुंडली है क्योंकि इसका संबंध AC वोल्टेज से है, और ये द्वितीयक कुंडली है, इससे हमें निर्गत विद्युत वाहक बल मिलता है। तो प्राथमिक कुंडली में जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि ये नर्म लोहे का क्रोड है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र पूरा का पूरा बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि बदलती हुई धारा है AC, इसलिए बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे पहुँचेगा। किसके पास, द्वितीयक कुंडली में। यानी कि यहाँ पे भी जो कॉपर वायर लगा हुआ है इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा। तो आइए इसी प्रोसेस को हम कार्यविधि में लिख लेते हैं। तो हमने लिखा कि जब प्राथमिक कुंडली में दिए गए प्रत्यावर्ती स्रोत से धारा प्रवाहित की जाती है, इसको समझते भी चलेंगे, थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, जब प्राथमिक कुंडली में, ये कौन सी कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में दिए गए प्रत्यावर्ती स्रोत से, तो ये पावर सप्लाई यहाँ से प्रत्यावर्ती स्रोत से धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ना, जो नर्म लोहे के क्रोड से संबद्ध हो जाता है। चूँकि ये नर्म लोहे का क्रोड है तो इससे क्या हो जाएगा, इस तरीके से संबद्ध हो जाएगा, यानी इससे जुड़ जाएगा और ऐसे वृत्तीय फॉर्म में इस तरीके से द्वितीयक कुंडली के पास पहुंच जाएगा। तो आगे लिखा है, नर्म लोहे के क्रोड से संबद्ध हो जाता है और यह बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरता है। अब ये जो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है ये कहाँ से गुजरेगा, इस द्वितीयक कुंडली से। तो यहाँ से ये गुजरता है। अब जिससे द्वितीयक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से गुजरेगा, चूँकि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो जैसे ही यहाँ से गुजरेगा तो इसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स में। तो इससे फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो द्वितीयक कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आगे लिखा है, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये देखिए, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। हमने यहाँ तक लिख लिया। अब आगे हम लिख लेते हैं कि अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है
और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS मान लेते हैं। P मतलब प्राइमरी कुंडली, प्राइमरी कॉइल, इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी कॉइल। तो इसलिए यहाँ पे फेरों की संख्या को हम NP से दर्शाएंगे और यहाँ पे जो फेरों की संख्या है उसे हम सेकेंडरी कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल जो है इसे हम NS से दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो अब जैसे ही हमने ये भाषा लिखी तो अब हम क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल निकालेंगे और फिर इसके बाद हम द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल निकालेंगे और दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। बस इतना सा थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और विद्युत वाहक बल के लिए फैराडे का जो नियम है वो है E बराबर N d∅/dt। ये देखिए साथ में माइनस भी होता है। अब चूंकि प्राइमरी कॉइल है इसलिए हर जगह हम P लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे P, यहाँ पे भी P। फ्लक्स तो सेम ही रहता है, वहाँ से निकल के यहाँ तक जाता है। बाकी फेरों की संख्या अलग होती है, विद्युत वाहक बल अलग होता है। ये देखिए, यानी कि प्राइमरी कुंडली का विद्युत वाहक बल अलग होगा। तो यहाँ पे हम EP और यहाँ पे NP लिखेंगे। साथ में हम हेडिंग लगाएंगे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो बस P की जगह पर हमें S कर देना है। ES बराबर माइनस NS d∅/dt। इसको बना देंगे समीकरण 1 और इसको बना देंगे समीकरण 2। अब हमें अनुपात निकालना है तो हम हेडिंग लगाएंगे समीकरण 1/2 से। तो इस तरीके से हमने लिखा। तो इसके बटे ये करेंगे और इसके बटे ये कर देंगे। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d∅/dt कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा EP/ES बराबर NP/NS। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और इसको बना देते हैं समीकरण 3। इस तरीके से आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए अगर हम देखें तो एक शर्त होती है कि जितनी शक्ति यहाँ से दी जाती है उतनी ही शक्ति हमें प्राप्त होनी चाहिए। ये आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी जो है ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। लेकिन फिर भी कार्यविधि में हम हेडिंग लगाएंगे आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। और आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो शर्त होती है वो होती है निवेशी शक्ति जितनी भी हो, यानी इनपुट जो पावर होती है वो आउटपुट पावर के बराबर हो, यानी निवेशी शक्ति बराबर हो निर्गत शक्ति के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निवेशी शक्ति बराबर होनी चाहिए निर्गत शक्ति के, निर्गत शक्ति। अब यहाँ पे निवेशी शक्ति कितनी होगी, देखिए पावर का फॉर्मूला तो होता है V/I शक्ति के लिए, लेकिन V को हम E से रिप्लेस कर सकते हैं। तो P बराबर होगा E/I। तो निवेशी शक्ति कितनी होगी, निवेशी में प्राइमरी कॉइल है तो विद्युत वाहक बल कितना है प्राथमिक कुंडली में EP। तो यहाँ पे होगा EP और धारा भी हो जाएगी IP निवेशी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो धारा है वो होगी IP और निवेशी शक्ति जो है वो EP/IP टोटल बन जाएगी, क्योंकि विद्युत वाहक बल भी प्राइमरी कॉइल, निवेशी में प्राइमरी कॉइल होती है और निर्गत में सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे होगा ES/IS। अब E अलग बटे में करेंगे और I अलग, तो EP/ES हो जाएगा बराबर यहाँ IS/IP हो जाएगा। ये देखिए इसको भी हम हाईलाइट करेंगे और इसको बना देंगे समीकरण 4। अब यदि हम ध्यान से देखें तो EP/ES के बराबर है NP/NS और EP/ES के बराबर है IS/IP, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे कि EP/ES बराबर NP/NS बराबर IS/IP, इस तरीके से। तो ये वर्किंग प्रोसेस यहाँ पे हम लिख लेंगे। और इन तीनों का अनुपात एक नियतांक होता है, तो यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे और लिखेंगे नियतांक। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के उपयोग के। वैसे तो ट्रांसफार्मर का हर जगह उपयोग है, टेलीविज़न, रेडियो, मोटर से लेके, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है AC धारा को दूर स्थानों तक भेजने में, जो हमने इंट्रो में सबसे पहले ही देख चुके हैं।
इसके साथ साथ वेल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल है, जहाँ पे हमें प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाना या घटाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। फिर हम टेलीविज़न के परिपथों में देखें, यदि टीवी को खोलते हैं जिस समय, तो वहाँ उसमें सर्किट निकलता है, जो पूरा परिपथ एक प्लेट निकलती है, उसमें ट्रांसफार्मर लगा रहता है। रेडियो में भी ऐसा ही होता है, मोटर में भी लगा रहता है। तो ये छोटे साइज़ के भी आते हैं और बड़े बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर जो है एक सभी जगह पाए जाते हैं, और आपने देखे होंगे सड़क के किनारे जगह जगह ये रखे रहते हैं, जिससे हमारे घरों में बिजली आती है। तो ये इनके उपयोग हैं। इसके साथ साथ कुछ ऊर्जा क्षय भी होता है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि कई तरीके से होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ताम्र हानि की। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है ताम्र हानि, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, तो तांबे का क्या होता है? ताम्र मतलब तांबा। तांबे का क्या होता है? तांबे के तार होते हैं, तो इनमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो तार में से ऊष्मा निकलती है। तो क्या होता है? ऊर्जा का भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो गया। तो पहला हम लिखेंगे ताम्र हानि, और लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली को जो दी गई ऊष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है, उसका कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, ये ताम्र हानि है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक कुंडली किसकी बनी हुई है? तांबे की ही तो बनी हुई है, तो यहाँ पे हम यही पॉइंट लिखेंगे। सेकंड आता है लोह हानि। तो लोह हानि कैसे होती है, आइए देखते हैं। लोह हानि में बिल्कुल ही सिंपल है समझना। देखिए, लोहे का क्या है? नर्म लोहा है ना ये, तो इसी में हम ध्यान से देखेंगे। ये लोहा है, लेकिन हमने इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। हमने पढ़ा है कि भंवर धाराएं एक धातु के टुकड़े में उत्पन्न होती हैं। तो हमने क्या किया, धातु का टुकड़ा जो है उसको उसके पटलित क्रोड कर दिया, यानी कि उसके छोटे छोटे पत्तियों में काट दिया। लेकिन फिर भी भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें फिर भी भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे जो नर्म लोहा है वो गर्म होता है और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का भाग व्यय हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं लोहे हानि के रूप में, कि ऊर्जा का कुछ भाग क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। अब तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। तो इसको हम चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने नर्म लोहा लगाया है ताकि इससे बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र बाहर ना फैले इस तरीके से, जबकि इसी में आए, है ना। लेकिन होता क्या है कि 90% जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो नर्म लोहे से संबद्ध होकर इस तरीके से द्वितीयक कुंडली पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी 10% बाहर रह ही जाता है। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, और ये ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्षरण का कुछ भाग जो है ऊर्जा का चुंबकीय फ्लक्स के क्षरण होने से ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है शैथिल्य हानि। तो ये कैसे होता है? ये भी यही से होता है। देखिए, ये नर्म लोहा है, जैसे ही बदलती हुई धारा इससे प्रवाहित होती है किसी तार में से, तो बनेगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा बनता है? बदलता हुआ। तो इससे जो नर्म लोहा है ये बार बार चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है, क्योंकि ये चुंबक के अनुसार ही व्यवहार करता है, यानी चुंबक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने से भी ऊर्जा का भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। तो इसे बोलते हैं शैथिल्य हानि। इसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो क्रूड होता है इसे हम नर्म लोहे का बनाते हैं, फिर भी इसे उतना कम नहीं कर पाते, तो इसलिए शैथिल्य हानि थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो यही हम यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। तो ये ऊर्जा में हानि है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसफार्मर से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, और तथ्यात्मक प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं एक बार अपनी बुक से पढ़ के या नोट्स से पढ़ के, तो उनको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायनामो क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।